रितेश, एक जगह नहीं बैठ सकते तो चले जाओ यहाँ से। तूने तो मेरे नए कुर्ते का सत्यानाश कर डाला। राजेश बाबू अपने छोटे भाई पर चिल्लाए, जो अपनी बैसाखी के सहारे चलकर पानी पीने आया था। हाथ से गिलास छूट गया और पानी की कुछ छींटे उनके नए कुर्ते पर पड़ गए। फिर उन्होंने रितेश की पत्नी को आवाज दी, वंदना, वंदना, क्या करती रहती हो दिन भर? अपाहिज पति नहीं संभलता? झुंझलाते हुए अपने कमरे में चले गए। रितेश का मायूस चेहरा देखकर वंदना का हृदय रो उठा। रितेश को लेकर कमरे में आ गई और सिसकने लगी। 3 साल पहले वो रितेश की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। तब रितेश एक फौजी था। महीने 2 महीने तो वो घर से बाहर ही रहता था, लेकिन जब आता था तो माँ बाबूजी के साथ भैया भाभी के लिए ढेर सारे उपहार लाता था। और पिंकी, जो उसकी भतीजी थी, उसकी तो फरमाइशों की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती थी। रितेश उसकी हर इच्छा खुशी खुशी पूरी करता था। वंदना बहुत खुश थी कि इतना प्यार करने वाला परिवार उसे मिला है। एक बार रितेश जब छुट्टियां बिताने घर आया था तो देश में हमला होने के अंदेशा के कारण उसे 2 दिन बाद ही ड्यूटी पर बुला लिया गया। भारी मन से सबने उसे विदा किया। उसकी जहां ड्यूटी थी वहां भीषण गोलीबारी हो रही थी। उसने बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया, कईयों को मार गिराया, लेकिन न जाने कहां से दुश्मन की एक गोली उसके दाहिने पैर में आकर घुस गई। वो बहादुर सिपाही था। अपने घायल पैर की परवाह न करते हुए वो दुश्मनों के सामने डटा रहा। युद्ध समाप्त होने पर जब उसे अस्पताल लाया गया तो देर हो चुकी थी। गोली का जहर उसके पैर में फैल चुका था। अंततः उसके दाहिने पैर को काटना पड़ा। फौज से वह घर वापस आ गया। उसकी बहादुरी और देश सेवा के लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तब सभी बहुत खुश थे। कुछ महीना बीतते बीतते रितेश की भाभी का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। गाहे बगाहे वो रितेश पर तो अपने तीखे शब्दों के विष बाण छोड़ती ही थी। अब वो वंदना के भी हर काम में नुक्स निकालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। घर में बेटे का अपमान बूढ़े पिता से सहन नहीं हुआ और एक रात ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। ससुर का लिहाज अब रहा नहीं। सास ने कभी जबान खोली नहीं थी, इसलिए रितेश की भाभी बेलगाम होती चली गई। यद्यपि रितेश को सरकार की तरफ से हर महीना खर्चा मिलता था, फिर भी न जाने क्यों उसकी भाभी का व्यवहार उसके साथ ऐसा होता जैसे कि वो कोई एहसान कर रही हो। कभी कभी तो भतीजी पिंकी भी अपने दोस्तों के सामने अपने चाचा की हंसी उड़ाने से बाज नहीं आती थी। और आज तो बड़े भाई ने भी गुस्से में ऐसी बात कह दी जो कोई दुश्मनों को भी नहीं कहता। वंदना रोते रोते यही सोच रही थी कि रोज रोज एक फौजी को अपाहिज कहा जाता है, उसके स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचती होगी। भाभी और पिंकी तो सारी सीमाएं लांघ ही चुके थे, आज भैया ने भी। अब तो वो यहाँ हरगिज नहीं रहेगी। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बैग में दोनों के कपड़े रखने लगी। रितेश को कुछ समझ नहीं आया। पूछा तो उसने पूरे विश्वास से कहा, हम आज और अभी इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं किसी को भी अपने आत्मसम्मान और तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। लेकिन जाएंगे कहाँ, और माँ का क्या? कैसे रहेगी हमारे बिन? रितेश ने चिंतित होते हुए पूछा तो वंदना बोली, इतने बड़े शहर में 2 प्राणियों के लिए एक छत तो मिल ही जाएगी। और माँ जी जैसे पहले रह रही थीं, अब भी वो रह लेंगी। पत्नी के आत्मविश्वास को देखकर रितेश का भी सोया स्वाभिमान जाग उठा। दोनों जब माँ से आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने भीगे नैनों से उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों सीधे विवेक के घर गए, जो पेशे से डॉक्टर था और रितेश का मित्र भी। विवेक की पत्नी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उसका अपना नर्सिंग होम भी था। वंदना उसी के नर्सिंग होम में अपनी सेवा देने लगी। कुछ दिनों बाद ही दोनों एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। रितेश के पास ज्ञान का भंडार था। उसने उन बच्चों को घर में कोचिंग देना शुरू कर दिया जो देश की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी तैयारी करने में असमर्थ हैं। बस रितेश ने उन्हें तैयार करना ही अपना लक्ष्य बना लिया। उसके जज्बे को देखकर आर्मी के एक इंस्टीट्यूट ने उसे नियुक्त कर लिया। नौकरी से जो भी समय मिलता उनमें वो गरीब और असहाय बच्चों को पढ़ाता। वंदना दिन में काम तलाशती, शाम को घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में नर्सिंग होम के मरीजों की सेवा करती। 3 महीनों के अथक प्रयास के बाद उसे एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। अब वो सुबह स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और शनिवार रविवार को मरीजों की सेवा करती। अब जब उनके जीवन रूपी गाड़ी पटरी पर चलने लगी तो उन्होंने अपना परिवार बढ़ाने का सोचा। ईश्वर की कृपा हुई और एक बेटा उसकी गोद में खेलने लगा। शुरू शुरू में तो सब कुछ मैनेज करने में उसे परेशानी हुई, लेकिन एक दूसरे का हाथ बटाने से सब आसान हो गया। रितेश अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में इतना डूब गया कि पिछली सभी घटनाएं उसके जहन से विस्मृत हो गईं। उनके बेटे कमल का पहला जन्मदिन था।
वंदना ने शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वो उसी की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर अपनी जिठानी और पिंकी को देखकर वो ठिठक गई। शिष्टाचारवश उसने दोनों को अंदर बुलाया। तब पिंकी उसका पैर पकड़कर रोने लगी, बोली, चाची मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने चाचा को बहुत अपमानित किया, लेकिन आज उन्हीं की वजह से मैंने कॉलेज में 80% अंक प्राप्त किए हैं। उन्हीं की वजह से? क्या मतलब? वंदना ने आश्चर्य से पूछा तो जिठानी हाथ जोड़ते हुए बोली, हाँ वंदना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। पिंकी पढ़ाई में पिछड़ रही थी, तब तुम्हारे भैया ने रितेश से पिंकी को पढ़ाने को कहा। रितेश ने पिंकी को पढ़ाने में अपनी जान लगा दी थी। कहते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वंदना को खुशी हुई कि रितेश ने अपने स्वाभिमान के साथ अपने संस्कार का भी निर्वाह किया, जो उसके व्यक्तित्व पर सोने पे सुहागा था। रितेश भी अपनी माँ को लेकर आ गया। फिर से पूरा परिवार एक साथ था। शाम की पार्टी समाप्त होने के बाद रितेश की माँ और भाभी ने उन दोनों से घर वापस चलने को कहा। वंदना जानती थी कि रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो वो फिर कभी नहीं भरते, और फिर थोड़ी दूरी रहे तो रिश्तों में प्यार भी बनकर रहता है। उसके मनोभाव को रितेश भांप गया। बोला, माँ ऐसे ही ठीक है, तुम्हारे पास रहा तो मैं फिर से बेकार हो जाऊंगा। कहकर वो हंसने लगा, जिसमें छिपे दर्द को सभी ने महसूस किया। माँ भी बेटे बहू की मनोदशा समझ रही थी। वो भी नहीं चाहती उनके बेटे को फिर से अपमानित होना पड़े, इसीलिए माँ ने भी ज्यादा जिद नहीं की। जब उनका मन करता वो खुद बेटे के पास रहने आ जाती। अब दोनों भाइयों के रिश्ते ठीक हो गए थे।